Welcome. My name is Kunal Thakur and we are going to discuss the article on India and Japan relationship. सितंबर में नरेंद्र मोदी टोक्यो गए और टोक्यो में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे से मिले और उसके बाद ये थोड़ा लाइमलाइट में आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस है। 5 एरिया डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में देखेंगे। देन ऑब्स्टिकल देखेंगे, ब्यूरोक्रेटिक, कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक। तो सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, क्यों लाइमलाइट में है। तो इंडिया और जापान अगर देखा जाए तो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत बड़ी डेमोक्रेसी भी है। दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है और कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट है अगर देखा जाए तो। और अगर देखा जाए, अगर इकोनॉमी की बात करें, सबसे पहले इकोनॉमी में उतरते हैं तो जापान की इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट एंड रिच इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। जापान की जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन है। भारत की जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत को रिक्वायरमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अगर देखा जाए तो जापान ने ऑलरेडी बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चालू की है, जैसे मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो, पास्ट में बहुत सारी चीजें की है। एंड आने वाले फ्यूचर में अगले 5 साल तक $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो देयर इज इनफ स्कोप। अगर हम अपने पोटेंशियल को देखें तो इंडिया और जापान के रिलेशन और ज्यादा अच्छे होने चाहिए। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के मामले में, अगर बात करें तो सिक्योरिटी में देखेंगे चाइना का जो असर्टिवनेस है टेरिटरी के ऊपर, ये दोनों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। सो उससे निपटने के लिए हमने क्या किया, नेवल एक्सरसाइज करना चालू किया है। तो सबसे पहले 2000 में हमने डायलॉग्स करना शुरू किया, उसके बाद 2006 में उसको अपडेट किया एंड देन 2014 में हमने और ज्यादा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कॉपरेशन है वो कॉपरेशन इतना आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब हमारा नेवल एक्सरसाइज तक ही आके सीमित हो गया। तो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद एनर्जी के मामले में अगर देखें तो 2011 में जो फुकुशिमा डियाची का जो एक डिजास्टर हुआ था, उसके बाद जापान को बहुत सारी समस्या हुई। जापान का जो इंपोर्ट है एनर्जी का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जापान का जो प्रोडक्शन था एनर्जी का, जो उसका रिक्वायरमेंट था, उसका 26% उसके न्यूक्लियर रिएक्टर से आता था। और इस डिजास्टर के साथ उसके सारे न्यूक्लियर सेक्टर बंद कर देने पड़े एंड दैट इज वाई उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें तो उससे जापान के पास हाई एनर्जी लेवल है, उसकी क्लीन एनर्जी को हम परचेज कर सकते हैं और बदले में कार्बन क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए समस्या क्या है, तो उसके लिए यही समस्या है हमारी ब्यूरोक्रेसी, उनकी ब्यूरोक्रेसी। अगर देखा जाए तो उनके ऑफिशियल अगर उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो उनको पता ही नहीं कि किसको संपर्क करें। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जाए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के पास जाए या किसी और मिनिस्ट्री के पास जाए। सो वी हैव अ पोर्टफोलियो प्रॉब्लम ऑल्सो। कौन सी अथॉरिटी किसके पास है वो भी उनके लिए समस्या है, हमारे लिए समस्या है। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्लोबल एजेंडा में अगर आते हैं तो ग्लोबल एजेंडा में हम भी और जापान भी दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने के लिए अटेम्प्ट करते रहते हैं, दोनों की विलिंगनेस है। लेकिन जो आज 5 उसके परमानेंट मेंबर है वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन G4 के मेंबर होने के बावजूद या फिर दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिफॉर्म है वो एक एल्यूजिव बना हुआ है, एक दूर का सपना हमें दिखाई देता है। अगर हम देखें इतनी सारी, तो हमारे कॉमन इंटरेस्ट होने के बावजूद अगर देखें तो इंडिया और जापान दोनों का जो ट्रेड का रिलेशन है बहुत ही कम है। अगर हम देखें हमारा इंपोर्ट चाइना से $51 बिलियन हो रहा है, जबकि जापान के साथ कोई हिस्टोरिकल डिस्प्यूट नहीं है, बहुत सारे पोटेंशियल है, कॉमन इंटरेस्ट है, उसके बावजूद $9 बिलियन ही है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो प्रॉब्लम है कि हमारा एनवायरमेंट अलग है, उनका एनवायरमेंट अलग है। अगर हम देखें तो हमारा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है। तो उनके जो बिजनेसमैन है वो हमारा एनवायरमेंट समझने में थोड़ा उनको डिफिकल्टी होती है, जो दूसरे देशों ने आराम से इसको समझ लिया है। अगर हम देखें हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलग है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जापान ने एक अलग सा अपना नॉर्मेटिव और लीगल अप्रोच बनाया है, जिसके कारण जो हमारा न्यूक्लियर पैक्ट है, जो डिफेंस कॉपरेशन या उससे हमें जो एयरक्राफ्ट खरीदने हैं उसको भी खरीदने में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो क्या सजेशन होना चाहिए, तो हमें
जैसे कि एक वेलकम स्टेप है कि जापान का एक सेल हमने अपनी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बनाया है, तो उसे हमें दिखता है कि हमारी विलिंगनेस कितनी ज्यादा है। तो ऐसे ही हमें अपनी स्ट्रेटेजी को भी रीओरिएंट करना चाहिए, और हमारा और उनका कल्चर है उसके लिए भी हमें थोड़ा अप्रोच आगे बढ़ाना चाहिए, और जिससे पॉलिटिकल विलिंगनेस से उसका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आगे आने वाले वीडियो में बाकी सारी बातें देखेंगे। थैंक यू।